नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं आरती बख्शी आज आपको इकोनॉमिक्स क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसी चैप्टर के कुछ भाग को हमने पढ़ा था और कुछ भाग शेष रह गया था, तो शेष भाग की चर्चा हम आज करेंगे। तो जो भाग हमने पहले पढ़ा था उसके बारे में एक छोटी सी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, तब हम अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं क्या क्या हैं, जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने ये देखा था कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में किस संस्था के द्वारा की जाती है और इसका इतिहास क्या रहा है। फिर हमने प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानना था कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अब हम आज इस क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना की विधियां क्या क्या हैं, या वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक चक्र चलता रहता है जिसे आय का चक्रीय प्रवाह भी बोला जाता है। तो ये चक्र क्या है? अगर हम इस चक्र की बात करें तो इसमें 3 बातें आती हैं। सबसे पहले उत्पादन। तो सबसे पहले बच्चों उत्पादन होता है। जब उत्पादन होता है तो उसके वजह से अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है। आय, ठीक है बच्चों। जब उत्पादन होता है तो विभिन्न उत्पत्ति के साधन जुड़ते हैं और आर्थिक क्रियाएं होती हैं और उस आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से आय का सृजन होता है। और यही आय जब व्यक्तियों के पास या साधनों के पास पहुंच जाती हैं तो फिर उस आय से हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यय करते हैं। और ये व्यय जो हम करते हैं कहाँ करते हैं? कोई भी वस्तु खरीदने के लिए हम जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, उससे सामान खरीदते हैं और उसको हम लेकर आते हैं। तो अल्टीमेटली वो पैसा रिटेलर से, होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए वापस जहाँ पर उसका प्रोडक्शन हुआ था, जो प्रोड्यूसर है, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये व्यय वापस कहाँ पहुँच जाता है? उत्पादकों के पास। तो देखा हमने बच्चों कि अर्थव्यवस्था में ये चक्र उत्पादन की वजह से आय का सृजन, जब आय होती है तो व्यक्ति उस आय का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है, तब वो व्यय करता है और व्यय के माध्यम से वह सारा पैसा पुनः उत्पादकों के पास पहुंच जाता है। तो ये चक्र अर्थव्यवस्था में चलता है। तो अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो राष्ट्रीय आय गणना में भी 3 विधियों को हम देखते हैं। पहली विधि है हमारी, जिसे बोलेंगे उत्पादन के स्तर पर उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, ओके। इसको अभी हम डिटेल में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, पहले हम इनके नाम जान लेते हैं। तो एक विधि हो गई हमारी उत्पादन गणना विधि। दूसरी विधि है हमारी आय के स्तर पर आय गणना विधि। और व्यय के स्तर पर व्यय गणना विधि। अब बच्चों, हम इन तीनों विधियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना विधियां। तीन विधियां थी, ये हमने अभी जाना। सबसे पहली विधि है हमारी उत्पादन गणना विधि। तो सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन होता है तो यदि
एक वर्ष की अवधि में एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, यदि हम उसके मूल्य को ले लें तो राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। तो ये जो उत्पादन होता है, जब हम उत्पादन की गणना करते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। इस गणना के दो तरीके हैं, या दो तरीके से या दो प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या हैं? पहला, या तो हम मूल्य वर्धित विधि का इस्तेमाल करें, मूल्य वर्धित विधि, या फिर अंतिम उत्पाद गणना विधि। अब ये दोनों विधियां क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मूल्य वर्धित विधि, या इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। जब भी उत्पादन होता है तो उत्पादन विभिन्न चरणों में होता है। जैसे मान लेते हैं हम कि चीनी का उत्पादन हो रहा है, तो चीनी के उत्पादन के लिए हमें गन्ने की आवश्यकता पड़ती है कच्चे माल के रूप में। अगर अर्थव्यवस्था में गन्ने का उत्पादन जो कि प्राइमरी सेक्टर में हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में, अगर वहाँ हमने उसकी वैल्यू को ऐड कर लिया है और वापस से जब हमने द्वितीय क्षेत्र में जब हम शुगर बना रहे हैं या चीनी बना रहे हैं, उसमें उसकी वैल्यू को भी अगर हम ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी या दोहरी गणना हो जाएगी। तो इस दोहरी गणना की समस्या को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हर स्टेज पर, उत्पादन के हर स्टेज पर जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसी वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। मान लीजिए कि एक किसान ने 1600 रुपये के बराबर गन्ने का उत्पादन किया। 1600 रुपये के बराबर गन्ने का उत्पादन हुआ, ठीक है। हम ब्रैकेट में सिर्फ गन्ना लिख दे रहे हैं, ये गन्ना का मूल्य है, ठीक है। उसके बाद में वो गया चीनी मिल के पास। अब चीनी मिल ने उस 1600 रुपये का गन्ना लिया और उस बनाने के क्रम में कुछ खर्चा वहाँ भी हुआ होगा, ठीक है। तो वो खर्चा होने के बाद में मान लो वो जो प्रोसेसिंग हुई उसमें उसकी कीमत बढ़कर जो कॉस्टिंग है वो आ गई 3000 रुपये, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? चीनी मिल में, ठीक है। तो अगर हम वास्तव में बाद में अगर राष्ट्रीय आय की अगर हम गणना करते हैं तो 1600 प्लस 3000 अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई? 3000 प्लस 1600 हो गई 4600 रुपये। तो प्रत्यक्ष देखने से लग रहा है कि 4600 रुपये की राष्ट्रीय आय है हमारी, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी जो अंतिम प्रोडक्ट है वो हमारा अंतिम प्रोडक्ट क्या है? चीनी। यदि हम इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दें तो कुल आय हमारी बनती है 4600 रुपये। तो यदि हम 4600 रुपये को राष्ट्रीय आय में गणना करेंगे तो ये दोहरी गणना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3000 रुपये जो सेकेंड स्टेज पे चीनी का उत्पादन हुआ है उसमें हमने 1600 रुपये के गन्ने की वैल्यू को इसमें ऑलरेडी शामिल कर लिया है। तो अब हम ऐसे में ये देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में एक्चुअली कितनी वैल्यू ऐड हुई है या कितना मूल्यवर्धन हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? 3000 में से 1600 रुपये को घटा देंगे। तो 3000 में से जब हमने 1600 रुपये को घटाया तो हमारे पास कितना बचता है? 1400 रुपये, ठीक है, 1400 रुपये। तो इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड स्टेज में एक्चुअल में जो वैल्यू ऐड हुई है वो कितनी हुई है? मात्र 1400 रुपये। तो जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम यही देखेंगे कि उत्पादन के प्रत्येक फेज में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। तो पहला स्टेज में तो 1600 रहेगा आपका और दूसरे स्टेज में आपका मात्र 1400 वैल्यू ऐड हुई है। उस 1400 को हम जोड़ेंगे तो 1600 प्लस 1400 कितना हुआ बच्चों? 3000 रुपये, ठीक है। और ये 3000 आपका वास्तव में जो चीनी का प्रोडक्शन हुआ था 3000 की वैल्यू के उसके बराबर आ गया।
तो या तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो कि कितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसको सिर्फ जोड़िए, या फिर आप जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या था, चीनी, तो चीनी की जो वैल्यू है सिर्फ उसी को लें। लेकिन हमने अभी क्या, जब हम चर्चा कर रहे थे इसकी कि गन्ना फर्स्ट स्टेज में गन्ने का उत्पादन 1600 का हुआ, सेकेंड स्टेज में चीनी का उत्पादन 3000 का हुआ, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमें हमारी राष्ट्रीय आय कितनी दिखती है, 4600 रुपये। तो एक्चुअल में 4600 आय जनरेट नहीं हुई है, एक्चुअल में जनरेट कितनी हुई है इनकम, मात्र 3000 रुपये। ठीक है, तो इस दोहरी गणना से अभी देखने से ये लग रहा है ना कि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब यहाँ डबल काउंटिंग हुई है, हमने 2 बार गन्ने की वैल्यू को ऐड कर लिया है। तो इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए ही इस मूल्य वर्धित विधि या फिर अंतिम उत्पाद गणना विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, हमने समझा कि उत्पादन गणना विधि का इस्तेमाल कैसे होता है या ये है क्या। हाँ बच्चों, राष्ट्रीय आय की जो दूसरी विधि है वह है आय गणना विधि। आय गणना विधि। आय गणना विधि का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जब वो उत्पादन में लगते हैं और उत्पादन करते हैं तो उसके बदले में उनको जो भी इनकम मिलती है, जैसे भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है, संगठन में जितने व्यक्ति हैं उनको वेतन मिलते हैं और साहसी को लाभ मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो इनकम है, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, यानी एक वर्ष की अवधि में एक देश की सीमा में जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उनको प्राप्त होने वाली आय को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। तो दूसरी विधि हो गई हमारी आय गणना विधि। इसमें हम सभी प्रकार की इनकम को जोड़ते हैं, जैसे कि लगान, भूमि का पारिश्रमिक लगान, प्लस श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी, प्लस पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज, वेतन और साहसी का पारिश्रमिक लाभ। इन सभी को यदि हम जोड़ दें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तीसरी विधि है राष्ट्रीय आय गणना की व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि का तात्पर्य है जब आय आ गई उसके बाद अर्थव्यवस्था में किस किस स्तर पर खर्च होता है। तो ये खर्च कैसे होते हैं, सार्वजनिक व्यय भी होता है, ठीक है, ये व्यय आप उपभोग पे करते हो, निवेश पे करते हो, है ना। तो आपका सार्वजनिक उपभोग व्यय, इसके अलावा निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, इन सबको जब आप जोड़ देते हो तो आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो कुल मिला के राष्ट्रीय आय गणना की हमारी 3 विधियां हैं, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। इन तीनों विधियों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय गणना में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय आय गणना की कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय गणना की कठिनाइयाँ। कि सबसे पहली कठिनाई है हमारी आंकड़े एकत्र करने में कठिनाई। आंकड़े एकत्र करने में कठिनाई।
तो सबसे पहली कठिनाई जो हमें आती है वह है आंकड़ों को एकत्र करने में। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जाते हैं तो हमें विभिन्न क्षेत्रों से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से आंकड़े एकत्र करने होते हैं कि वास्तव में एक वर्ष की अवधि में कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इन विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। तो इन आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने जैसे चर्चा की थी कि उत्पादन विभिन्न चरणों में होता है, तो कुछ मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। यदि हर स्टेज पर इन मध्यवर्ती वस्तुओं का भी गणना कर ली जाए तो हमें राष्ट्रीय आय बहुत अधिक बढ़ी हुई दिखाई देती है। और बहुत उससे भी बड़ी बात है कि हर बार आंकड़े हमें सही सही मिल नहीं पाते हैं। कभी कभी उत्पादन कितना हुआ है एक्चुअल में ये पता नहीं चल पाता है। उत्पादन के विभिन्न स्टेजेस में कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई आती है। दूसरी समस्या आती है दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या। जैसा कि बच्चों अभी हमने चर्चा की कि कई बार उत्पादन चूंकि अलग अलग स्टेजेस में होता है, तो किसी क्षेत्र का उत्पादन किसी दूसरे क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करता है। जैसे अभी हमने चर्चा की थी आपकी शुगर इंडस्ट्री में गन्ने की, ठीक है। तो इस तरीके से या एक बेकर है ना, वो ब्रेड बना रहा है, बेकरी का सामान बना रहा है, तो वो आटे या मैदे का इस्तेमाल करेगा, तो गेहूं है, आटा है, ये सब चीज़ें उसके लिए मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी। तो अगर हर स्टेज पर इन सब के उत्पादन की अगर हम गणना करते जाएंगे तो राष्ट्रीय आय हमें कई गुना बड़ी दिखाई देगी। तो दोहरी गणना की समस्या आती है, इसलिए हमें बहुत सावधान होना होता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं या फिर फिनिश गुड्स या अंतिम उपभोग वस्तु विधि का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी समस्या हमारे सामने जो राष्ट्रीय आय गणना में आती है वह है मूल्य निर्धारण की समस्या। कभी उत्पादन रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उत्पादन जिस स्टेज पे हुआ वहाँ से, तो किस मूल्य के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करें। तो कुल मिला के इस तरह की कुछ कुछ समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय आय गणना के दौरान हमारे सामने आती हैं। तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या जाना कि राष्ट्रीय आय क्या है, उसके विभिन्न धारणाएं क्या हैं, उसको मापा कैसे जाता है, किन किन विधियों के माध्यम से। अब एक बार हम रिवाइज करते हुए अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कह सकते हैं। यदि इसका हम अगर हम फॉर्मूला लिखें तो प्रति व्यक्ति आय जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, चूंकि ये एक एवरेज इनकम है, तो देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को यदि हम उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी भी देश के विकास को निर्धारित करती है। कहा जाता है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। तो ये स्पष्ट है बच्चों कि अगर हमें किसी देश का विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, तो हमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि आवश्यक है। राष्ट्रीय आय भी बढ़नी चाहिए और उसके साथ साथ लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि समाज का एक तबका जो है वो बहुत गरीब रह जाए और दूसरा तबका संपन्न रह जाए। हालांकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम एक एवरेज इनकम निकालते हैं, जो नेशनल इनकम है उसको हम कुल जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं, तो इसमें जो आय की विषमता है वो पता नहीं चल पाती है। लेकिन हमें आय की विषमता को दूर करते हुए आर्थिक न्याय के साथ देश के विकास की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगी कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो जो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कि मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किसान ने किया और वो गेहूं वो अपने खुद के स्व उपभोग के लिए अगर रख लेता है, ठीक है, तो उस गेहूं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय में उसकी गणना करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं को सेवा दे रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं को सेवा दे रहा है, जैसे कि महिला द्वारा अपने घर में खाना बनाना, ठीक है, या फिर एक शिक्षिका द्वारा अपने ही बच्चे को घर पे पढ़ाना, तो उसकी जो वैल्यू है उसे हम राष्ट्रीय आय में उसकी गणना नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कोई नर्स है, ठीक है, वो नर्स अगर हॉस्पिटल में पेशेंट की देखभाल कर रही है, रोगी की सेवा कर रही है, तो उसकी द्वारा किए गए कार्य की जो वैल्यू है उसे हम राष्ट्रीय आय में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन यदि वही नर्स अपने घर में अपने सास ससुर या अपने बच्चे या अपने पति की सेवा करती है तो उसकी वैल्यू को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आय क्या है इसके बारे में जाना, राष्ट्रीय आय क्या है इसके बारे में जाना, और राष्ट्रीय आय के विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इनके बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से की जाती है, उस गणना करने के क्रम में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और किसी भी देश के विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए नमस्कार।